नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त राजेंद्र ठाकुर। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ फ्लाइट। और दोस्तों, शुरू हो चुका है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम जी के कैप्सूल, जो आपके ज्ञान को रखे कूल। दोस्तों, इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य प्रश्नोत्तरी के माध्यम से आपके ज्ञान में वृद्धि करना है। कार्यक्रम का प्रसारण हर सोमवार रात 10 बजे और पुनः प्रसारण हर मंगलवार शाम 5 बजे से रेडियो उड़ान द्वारा किया जाता है। आइए शुरू करते हैं प्रश्नोत्तरी का सिलसिला, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। क्या आप डिसेबिलिटी के बारे में सटीक और विश्वसनीय जानकारी जानना चाहते हैं? तो विजिट करें disability.390.org। ये वेबसाइट एक ऐसा मंच है जहां आपके सवालों को मिलेंगे विशेषज्ञों से उत्तर। आपको मिलेंगे सेल्फ एडवोकेसी की प्रेरणादायक कहानियों के वीडियोस। इतना ही नहीं, एंगेजिंग गेम्स, वैल्यूएबल रिसोर्सेज, इंक्लूसिव म्यूजिक वीडियो और ढेर सारी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन। दिव्यांगता से जुड़े अपने सवालों के जवाब खोजिए, अपनी क्यूरियोसिटी को एक्सप्लोर कीजिए वेबसाइट पर डाइविंग डीप सेगमेंट के साथ। तो देर किस बात की, आज ही विजिट करें disability.trinayani.org और disability.390 के साथ मिलकर बनाए समावेशी समाज। ब्रेक के बाद जीके कैप्सूल कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। आज है 20 अप्रैल, दिन सोमवार, सन 2026। दोस्तों, आज का दिन दुनिया भर में संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। यदि हमारे श्रोता चीनी भाषा सीख रहे हैं तो उन्हें शुभकामनाएं। वे इस भाषा को सीखकर और अधिक अपनी इनकम जनरेट कर सकते हैं। इस दिन भारत में भी हमारे हिंदू धर्म में अनेक प्रकार के त्योहार मनाए जाते हैं। दोस्तों, पिछली बार हमें एक कमेंट प्राप्त हुआ काजल का, जिन्होंने बताया कि हमने कुछ मिस्टेक्स कर दी थी। उसमें शिपकिला दर्रा जो है वो हिमाचल प्रदेश में है और नाथुला दर्रा है वो सिक्किम में है। शायद हमने उस प्रश्न में डिसेंडिंग ऑर्डर में ये बता दिया था, तो इस बात का थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा कि शिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, नाथुला दर्रा सिक्किम में है और लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में है। ये छोटी सी जानकारी थी जो हमारे 6 अप्रैल 2026 के एपिसोड में मिस्टेक हुई है, तो उसे हम सुधार रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद काजल, आपका इस त्रुटि को ठीक समय पर ठीक करवाने के लिए। दोस्तों, कार्यक्रम प्रारंभ करने से पहले हम शिक्षा पर आधारित एक गीत सुनेंगे, जिससे कि आप लोग शिक्षा के प्रति जागरूक हों और इस कार्यक्रम का पूरी तरीके से आनंद उठा सकें। आइए सुनते हैं इस महत्वपूर्ण गीत को। हमने सुना था एक है भारत, सब मुल्कों से नेक है भारत, लेकिन जब नजदीक से देखा, सोच समझ कर ठीक से देखा, हमने नक्शे और ही पाए, बदले हुए सब थोड़ ही पाए। एक से एक की बात जुदा है, धर्म जुदा है, जात जुदा है। आपने जो कुछ हमको पढ़ाया वो तो कहीं भी नजर न आया। जो कुछ मैंने तुमको पढ़ाया उसमें कुछ भी झूठ नहीं। भाषा से भाषा न मिले तो इसका मतलब फूट नहीं। एक डाली पर रहकर जैसे फूल जुदा है पात जुदा, बुरा नहीं गर यूं ही वतन में धर्म जुदा हो जात जुदा। अपने वतन में वही है जब कुरान का कहना, जो है वेद पुराण का कहना, फिर ये शोर शराबा क्यों है, इतना खून खराबा क्यों है अपने वतन में। सदियों तक इस देश में बच्चों रही हुकूमत गैरों की, अभी तलक हम सबके मुंह पर धूल है उनके पैरों की। लड़वाओ और राज करो ये उन
लोगों की हिकमत थी, उन लोगों की चाल में आना हम लोगों की जिल्लत थी। ये जो बैर है एक दूजे से, ये जो फूट और रंजिश है, उन्हीं विदेशी आकाओं की सोची समझी बख्शिश है अपने वतन में। कुछ इंसान ब्राह्मण क्यों है, कुछ इंसान हरिजन क्यों है, एक इतनी इज्जत क्यों है, एक इतनी जिल्लत क्यों है। धन और ज्ञान को ताकत वालों ने अपनी जागीर कहा, मेहनत और गुलामी को कमजोरों की तकदीर कहा। इंसानों का ये बंटवारा वहशत और जहालत है, जो नफरत की शिक्षा दे वो धर्म नहीं है लानत है। जन्म से कोई नीच नहीं है, जन्म से कोई महान नहीं, कर्म से बढ़कर किसी मनुष्य की कोई भी पहचान नहीं। अब तो देश में आजादी है, अब क्यों जनता फरियादी है। कब जाएगा दौर पुराना, कब आएगा नया जमाना। सदियों की भूख और बेकारी क्या एक दिन में जाएगी, इस उजड़े गुलशन पर रंगत आते आते आएगी। सदियों की भूख और बेकारी क्या एक दिन में जाएगी, इस उजड़े गुलशन पर रंगत आते आते आएगी। ये जो नए मंसूबे हैं और ये जो नई तामीरें हैं, आने वाले दौर की कुछ धुंधली धुंधली तस्वीरें हैं। तुम ही रंग भरोगे इनमें, तुम ही ने चमकाओगे। नवयुग आप नहीं आएगा, नवयुग आप नहीं आएगा, नवयुग को तुम लाओगे। मुझे उम्मीद है कि इस गीत को सुनकर आप लोगों में जोश जागा होगा और एक नई ऊर्जा का संचार हुआ होगा। उसी ऊर्जा के साथ कार्यक्रम को शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1। दोस्तों, आप लोगों को बताना है, हाल ही में भारत ने 3 अप्रैल सन 2026 को तीसरी परमाणु पनडुब्बी को अपने बेड़े में शामिल कर लिया है। इसका क्या नाम है? आपके विकल्प हैं A INS अरिहंत, B INS अरिघात, C INS अरिदमन या ऑप्शन D INS तारागिरी। बिल्कुल सही दोस्तों, इसका नाम है INS अरिदमन। इससे पहले भारत में 2 पनडुब्बियां जो परमाणु पनडुब्बी हैं वो थी, जिसमें सबसे पहले हमने सन 2016 में शामिल की थी। इसका नाम था INS अरिहंत और उसके बाद हमने शामिल की INS अरिघात और अब 3 अप्रैल 2026 को हमने INS अरिदमन को अपनी बेड़े में शामिल कर लिया है। दोस्तों, इस पनडुब्बी का वजन है लगभग 7000 टन के आसपास है। और साथ साथ ही आप लोग जान लीजिए कि ये परमाणु से चलने वाली पनडुब्बी है। परमाणु पनडुब्बी और डीजल पनडुब्बी में ये अंतर होता है कि परमाणु पनडुब्बी पानी के अंदर एक लंबे समय तक रह सकती है, जबकि डीजल पनडुब्बी को समय समय पर पानी की सतह पर आना होता है। तो डीजल जो पनडुब्बी है उसका नुकसान है कि रडार में जल्दी पकड़ में आ सकती है, और जो हमारी परमाणु पनडुब्बी है वो रडार से बहुत लंबे समय तक बची रह सकती है। और जो अब हम ये परमाणु पनडुब्बियां बना रहे हैं तो ये स्वदेशी पनडुब्बी हैं, यानी हम खुद इनको तैयार कर रहे हैं फ्रांस की सहायता से। प्रश्न संख्या 2। दोस्तों, आप लोगों को बताना है कि गगनयान मिशन, आप जैसा कि जानते हैं कि अब लॉन्च होने ही वाला है, तो उससे पहले तैयारियां चल रही हैं। उस तैयारी में हमने होप मिशन देखा और उसी क्रम में अब हमारा जो नेक्स्ट मिशन है वो है मित्र मिशन। इस मित्र मिशन के तहत हम हमारे जो एस्ट्रोनॉट हैं उनको
ऐसे स्थानों पर ले जाएंगे जहां पर ऑक्सीजन की कमी होती है, ताकि वे ऑक्सीजन की कमी के कारण अपने आप को स्थिर रख सकें, अपने आप को काम यानी शांत रख सकें। आपको बताना है कि मिशन मित्र कहां पर आयोजित करवाया जाएगा। आपके ऑप्शंस हैं, ए लद्दाख में आयोजित करवाया जाएगा, बी जम्मू कश्मीर में, सी तमिलनाडु में, या ऑप्शन डी सिक्किम में। बिल्कुल सही दोस्तों, इस मित्र मिशन का जो आयोजन है वो लद्दाख में करवाया जाएगा, और लद्दाख में भी उन स्थानों पर जहां पर ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम है, ताकि इनको हम वैसा ही माहौल प्रदान कर सकें जो गगनयान मिशन में इनको ऊपर जाने के बाद मिलने वाला है। प्रश्न संख्या 3 दोस्तों, आप लोगों को बताना है, हाल ही में भारत ने 1 अप्रैल सन 2026 से E20 पेट्रोल की शुरुआत कर दी है। आपको बताना है इस पेट्रोल में एथेनॉल की मात्रा कितने प्रतिशत होगी। आपके ऑप्शंस हैं, ए लगभग 15%, बी लगभग 18%, सी लगभग 20%, या ऑप्शन डी लगभग 23%। बिल्कुल सही दोस्तों, अब पेट्रोल में लगभग 20 यानी 20% एथेनॉल होगा। दोस्तों एथेनॉल जो है वो गन्ने और मक्के से तैयार होता है, तो इसका एक फायदा ये भी होगा कि अब गन्ने और मक्के की खेती करने वाले किसानों को उनकी फसल का उचित दाम मिल सकेगा। और इसका नुकसान ये है कि जो गाड़ियां पुरानी हैं, जिनके इंजन पुराने हैं, वे इस पेट्रोल के कारण चोक हो सकते हैं, बंद हो सकते हैं, जबकि जो नई गाड़ियां हैं, आधुनिक गाड़ियों के इंजन हैं, उन पर इनका कोई भी नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। दोस्तों आप लोगों को बताना है, हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने अपना पहला AI ट्रेनिंग सेंटर यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ट्रेनिंग सेंटर भारत की किस विश्वविद्यालय में खोला है। आपके ऑप्शंस हैं, ए कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, बी चंडीगढ़ विश्वविद्यालय, सी पंजाब विश्वविद्यालय, या ऑप्शन डी चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय। बिल्कुल सही दोस्तों, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय दोस्तों, जिसको हम चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ने अपना पहला AI स्किल ट्रेनिंग सेंटर को ओपन किया है, जिसके तहत यूनिवर्सिटी के बच्चों को अनेक प्रकार के टेक्निकल स्किल्स सिखाए जाएंगे, ताकि भविष्य में वे नई नई जॉब्स को ग्रैब कर सके। चंडीगढ़ दोस्तों भारत का पहला शहर बना है जहाँ पर किसी भी प्रकार की झुग्गी झोपड़ी नहीं है, और अभी हाल ही में यहाँ पर धारीदार जो तितली है उसको एक प्रकार से आप मान लीजिए केंद्र शासित प्रदेश की तितली या फिर राजकीय तितली घोषित किया गया है। वर्तमान में चंडीगढ़ शहर हरियाणा और पंजाब की राजधानी है। यहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स भी ठीक ठाक है, यानी बहुत अच्छा है। प्रश्न संख्या 5 दोस्तों, आप लोगों को बताना है कि ईसाई धर्म में यानी क्रिश्चियन जो रिलीजन है, इसमें ईस्टर डे का क्या अर्थ है। आपके ऑप्शंस हैं, ए जब प्रभु मसीह का जन्म हुआ था उससे संबंधित है, बी जब प्रभु मसीह ने अपना बलिदान दिया था ये उससे संबंधित है, सी जब प्रभु ने अपना बलिदान दिया और बलिदान देने के पश्चात वो पुनर्जीवित हो उठे थे, ये त्योहार उससे संबंधित है, या ऑप्शन डी ये पवित्र आत्मा और पाप से छुटकारा, इनके मध्य जो संघर्ष है ये उसका प्रतीक है। बिल्कुल सही दोस्तों, ये ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह, जिन्हें हम जानते हैं जीसस क्राइस्ट के नाम से जानते हैं, उनका जब मृत्यु होती है, उनको जब फांसी के फंदे पर चढ़ाया जाता है, तो उस दिन को गुड फ्राइडे के रूप में हम याद रखते हैं, जबकि उसके 3 दिन के बाद उनका जब पुनर्जन्म होता है उसे हम ईस्टर डे के नाम से जानते हैं। दोस्तों क्रिश्चियन धर्म में जो है वो जन्म से भी बढ़िया, जन्म से भी अच्छा मृत्यु को माना गया है। ऐसा मानते हैं कि जन्म लेने से आदमी अनेक प्रकार के पाप करता है, गलत काम करता है, जबकि मृत्यु से उसको छुटकारा मिल जाता है। वो कोई भी गलत काम नहीं करता। अगर उसने गलत काम किए हैं तो उसको नरक मिलता है, और अगर अपने जीवन में अच्छे काम किए हैं तो उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो क्रिश्चियन धर्म में आप ऐसा बोलेंगे कि यहाँ पर जन्म से उत्तम मृत्यु को माना गया है, क्योंकि मृत्यु में आदमी को मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों क्रिश्चियन धर्म में 66 बुक्स होती हैं, टोटल 1189 1189 उनमें चैप्टर्स हैं,
और ये 2 भागों में बटी हैं। पुराना नियम जिसमें 39 किताबें हैं, जबकि नया नियम जिसमें 27 किताबें हैं। और ये जो इस बाइबल की कहानियां हैं, बाइबल बोलते हैं हम इनको, तो बाइबल की जो कहानियां हैं वो 3 चीज़ों के इर्द गिर्द घूमती हैं: परमेश्वर, पवित्र आत्मा और उनका पुत्र जिसे हम यीशु मसीह के नाम से जानते हैं। प्रश्न संख्या 6। दोस्तों, आप लोगों को बताना है कि भारत में राष्ट्रीय समुद्र दिवस कब मनाया गया। आपके ऑप्शंस हैं: ए 1 अप्रैल, बी 3 अप्रैल, सी 5 अप्रैल या ऑप्शन डी 7 अप्रैल। बिल्कुल सही दोस्तों, भारत में 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्र दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारत का कौन सा राज्य समुद्र के साथ सबसे अधिक सीमा बनाता है, यानी किस राज्य की समुद्री सीमा सबसे लंबी है, और वहीं आपको बताना है कि किस राज्य की समुद्री सीमा सबसे छोटी है। और केंद्र शासित प्रदेश में यदि आप लोग बता सके तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं बता देता हूं आपको। केंद्र शासित प्रदेशों में देखें तो अंडमान निकोबार की जो है समुद्री सीमा सबसे बड़ी है। ये हमारे जो राज्य हैं उनमें भी कोई ऐसा राज्य नहीं है जिसकी समुद्री सीमा हमारे अंडमान निकोबार से बड़ी हो। अंडमान निकोबार की राजधानी है श्री विजयपुरम। पोर्ट ब्लेयर का नाम दोस्तों बदल चुका है। प्रश्न संख्या 7। दोस्तों, आप लोगों को बताना है क्रिटिक चॉइस अवार्ड 2026 ये कौन सी बेस्ट फिल्म को मिला है। आपको बता दूं कि ये पुरस्कार उस फिल्म को मिलता है जिसकी सबसे अधिक आलोचना होती है। आपके ऑप्शंस हैं: ए होम बाउंड को, बी सूबेदार को, सी अल्लू अर्जुन फिल्म को या ऑप्शन डी घायरे को। बिल्कुल सही दोस्तों, ये होम बाउंड मूवी को मिला है। दोस्तों, होम बाउंड मूवी की स्टोरी कोरोना में जब लॉकडाउन आया था उससे संबंधित इसकी स्टोरी है। ये फिल्म नीरज घायरे द्वारा बनाई गई है, डायरेक्टर हैं वो इस फिल्म के। और फिल्म को 98 नंबर के जो ऑस्कर पुरस्कार हुए थे उसमें भारत की ओर से ये फिल्म गई थी। हालांकि ये कोई पुरस्कार नहीं जीत पाई थी, लेकिन विश्व स्तर पर अनेक प्रकार के पुरस्कार इस फिल्म ने जीते हैं। प्रश्न संख्या 8। दोस्तों, आप लोगों को बताना है भारत के एकमात्र प्रधानमंत्री जिन्हें पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार निशाने पाकिस्तान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, आपको उनका नाम बताना है। आपके ऑप्शंस हैं: ए नरेंद्र मोदी, बी डॉक्टर मनमोहन सिंह, सी अटल बिहारी वाजपेयी या ऑप्शन डी मोरारजी देसाई। बिल्कुल सही दोस्तों, मोरारजी देसाई। दोस्तों, इनको अप्रैल 1990 में निशाने पाकिस्तान पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इनके अतिरिक्त किसी भी भारतीय को इस पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है। प्रश्न संख्या 9। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारत में आजकल सिलेंडर गैस की बहुत कमी हो रही है, क्योंकि ईरान और इजराइल अमेरिका के मध्य युद्ध की स्थिति बनी हुई है, जिसके कारण हार्मोस जलडमरू ओपन नहीं है। तो बताना है कि हमारे घर में जो सिलेंडर इस्तेमाल होते हैं उनमें लगभग कितने किलो गैस होती है। आपके ऑप्शंस हैं: ए लगभग 14 किलो, बी लगभग 14.1, सी लगभग 14.2 और ऑप्शन डी है 14.3। बिल्कुल सही दोस्तों, 14.2 यानी 14 किलो और 200 ग्राम गैस होती है हमारे सिलेंडर में। भारत में आमतौर पर हम 5 किलो का सिलेंडर, जो आमतौर पर विद्यार्थी लोग इस्तेमाल करते हैं यानी छोटी फैमिली के लिए, और एक सामान्य परिवार के लिए हम 14 किलो का सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं। और जॉइंट फैमिली के लिए भारत में 19 किलो का सिलेंडर इस्तेमाल में आता है। दोस्तों, इसके साथ साथ भारत में 400 किलो का भी सिलेंडर है, जो बड़े बड़े कंपनियां या पैलेस वगैरह में इस्तेमाल होता है। प्रश्न संख्या 10। दोस्तों, अभी तो आप लोग जानते हैं कि ईरान, इजराइल और अमेरिका के मध्य सीज फायर हुआ है 2 सप्ताह के लिए। आपको बताना है कि AI प्रोजेक्ट यानी AI प्रोग्राम, जिसे हम मावन के नाम से जानते हैं, तो AI प्रोग्राम या प्रोजेक्ट मावन के तहत अमेरिका पर स्ट्रीक हमले किस देश ने किए। आपके ऑप्शंस हैं: ए इजराइल, बी अमेरिका, सी जॉर्डन या ऑप्शन डी लेबनान।
बिल्कुल सही दोस्तों। AI मावन प्रोजेक्ट के तहत अमेरिका ने अमेरिका ने ईरान पर स्ट्रीक हमले किए। दोस्तों, इस AI मावन प्रोजेक्ट के तहत वो सबसे पहले अपने सैटेलाइट के द्वारा, यानी अमेरिका अपने सैटेलाइट का इस्तेमाल करके ईरान की भूमि की एक अच्छी फोटो निकालता था और फिर दुश्मनों को फाइंड आउट करके वहाँ पे एयर स्ट्राइक करता था। यानी यहाँ पे जो सैटेलाइट हैं अमेरिका द्वारा वो भेजे गए हैं आसमान में, उनका इस्तेमाल हुआ था किसमें? AI प्रोजेक्ट मावन में। आई होप कि आप लोगों को प्रश्न और उत्तर जरूर समझ में आया होगा। प्रश्न संख्या 11। दोस्तों, हाल ही में भारतीय रेलवे ने WDFC यानी वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाया है महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश के मध्य। आपको बताना है इस ट्रैक की लंबाई कितनी है। आपके ऑप्शंस हैं A 1503 किलोमीटर, B 1506 किलोमीटर, C 1509 किलोमीटर या ऑप्शन D 1512 किलोमीटर। बिल्कुल सही दोस्तों, 1506 किलोमीटर दोस्तों ये ट्रैक बना है महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश। ये 2 लाइन वाला ट्रैक है जिस पर फ्रेट से समझ में आ रहा है आप लोगों को कि माल गाड़ियाँ चलेंगी। हमने इस ट्रैक को इसलिए बनाया है ताकि हमारी जो माल गाड़ियाँ हैं वो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त और इससे हमारा जो लॉजिस्टिक स्पॉट है, जो सामान की आवाजाही है, वो तुरंत हम लोग कर सकते हैं। शुरू हो चुका है हमारा ऐसा करने से हम जो महंगी वस्तुएं हैं या फिर सस्ती वस्तुएं हैं उन्हें समय पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा सकेंगे। और जो ट्रक के द्वारा हम दोस्तों सामान पहुंचाते हैं तो उसमें बहुत से इश्यूज हमें आते हैं, जैसे कि सड़कें बहुत ज्यादा खराब होती हैं, भीड़ हो जाती है, जाम की सिचुएशन हमें देखने को मिलती है। लेकिन जब हमारी जो माल गाड़ियां फास्ट मंगलवार शाम तो 5 हम बजे इन से समस्याओं से रेडियो उड़ान आजाद हो जाएंगे और हमारा आइए शुरू करते हैं प्रश्नोत्तरी का सिलसिला। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बताएं कि इंडियन रेलवे का मैस्कॉट क्या है। क्या आप डिसेबिलिटी के बारे में प्रश्न संख्या 12। दोस्तों, पिछला प्रश्न हमारा वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से संबंधित था, उसकी लंबाई आप लोगों ने जानी। अब जो हमारा 12वां प्रश्न है उसमें पूछा गया है कि ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, इसकी लंबाई कितनी है। दोस्तों, पहले मैं आपको बता दूं कि ये लुधियाना से शुरू होता है और बिहार के सोननगर तक जाता है। आपके ऑप्शंस हैं A 1337 किलोमीटर, B 1338 किलोमीटर, C 1339 किलोमीटर या ऑप्शन D 1340 किलोमीटर। आज ही विजिट करें बिल्कुल सही दोस्तों, ये होगा हमारा 1337 किलोमीटर। दोस्तों, प्रश्न आप लोगों को समझ में आया होगा कि वो पश्चिम में था हमारा जो मालगाड़ियों के लिए लाइन बनाई गई है, जबकि ये वाला हमारे पूर्व में है। ठीक है, जो लुधियाना पंजाब से शुरू होगा और बिहार के सोननगर तक जाएगा। प्रश्न संख्या 13। दोस्तों, आप लोगों को बताना है फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में सबसे बेहतर ढंग से किस पत्तन यानी बंदरगाह ने कार्गो हैंडल करने में सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया है। कार्गो हैंडल कहां पर सबसे अच्छे से मैनेज किया गया है, ये प्रश्न में पूछा गया है। और आपके ऑप्शंस रहेंगे यहाँ पे A दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह गुजरात, B ऑप्शन है आपका जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह मुंबई, C ऑप्शन है विशाखापट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश या ऑप्शन D कोचिन बंदरगाह केरल। बिल्कुल सही दोस्तों, दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह गुजरात। दोस्तों, इसका पुराना नाम कांडला बंदरगाह था। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि दीनदयाल बंदरगाह का जो पुराना नाम कांडला था, इसका कांडला से दीनदयाल उपाध्याय नाम कब परिवर्तन में आया। प्रश्न संख्या 14। दोस्तों, आप लोगों को बताना है हाल ही में भारत का नवीनतम राज्य कौन सा बना है जिसने स्टारलिंक इंडिया कंपनी के साथ में, ये अपना इलोन मस्क की कंपनी है स्टारलिंक, इसके साथ में MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है ताकि वो सैटेलाइट इंटरनेट अपने राज्य में लोगों को दे सके। आपके ऑप्शंस रहेंगे A मेघालय, B उत्तराखंड, C अरुणाचल प्रदेश या ऑप्शन D सिक्किम। बिल्कुल सही दोस्तों, यहाँ पे सही उत्तर होगा मेघालय। राजधानी शिलोंग है।
आप लोग जानते हैं कि इंटरनेट हमारी दैनिक आवश्यकता की एक महत्वपूर्ण वस्तु बन गई है, जो हमारे अब तो मौलिक अधिकार भी आप लोग समझ सकते हैं कि ये हमारे मौलिक अधिकार की तरह बर्ताव करता है इंटरनेट हमारे साथ में। इंटरनेट का विकसित रूप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ चुका है। तो बेसिक इंटरनेट सर्विसेज पहाड़ों में पहुंचाना बहुत मुश्किल होता है, जो हम सबमरीन केबल के माध्यम से इंटरनेट पहुंचाते हैं। तो इसका अपोजिट रास्ता ढूंढा है मेघालय ने। स्टारलिंक इंडिया के साथ में समझौता किया है ताकि वो अपने यहाँ पर जो पहाड़ों में लोग रहते हैं उन्हें सैटेलाइट इंटरनेट सुविधा प्रदान कर सके। इंटरनेट सुविधा जब इन लोगों को प्रदान होगी तो ये बहुत सी नई स्किल्स अपने यहाँ सीख सकेंगे, एआई से परिचित हो सकेंगे और बाकी दुनिया से अपने आप को कनेक्ट कर सकेंगे। प्रश्न संख्या 15। दोस्तों, आप लोगों को बताना है वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये बुक हाल ही में इसका विमोचन हुआ है। ये किताब किसकी है? आपके ऑप्शंस हैं ए भीम सक्सेना की, सी माफ कीजिएगा बी राजीव कुमार की, ऑप्शन सी है अमित सिंह या ऑप्शन डी रहेगा हमारा टीएम कृष्णा। बिल्कुल सही दोस्तों, ये किताब टीएम कृष्णा द्वारा लिखी गई है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। आपको नाम से ही पता लग रहा है कि इस किताब में प्रस्तावना से जुड़े हमारे जो प्रथम पंक्ति के पहले कुछ शब्द हैं उनको लिया गया है किताब के नाम में, यानी टाइटल में, वी द पीपल ऑफ इंडिया। और इस किताब में प्रस्तावना, हमारा ध्वज, हमारा राष्ट्रीय पक्षी, इनको जब हमने अपने देश के लिए अपनाया था प्रतीक चिन्हों के रूप में, तो उस समय किस प्रकार की बहस हुई थी, कौन नाराज हुआ था, कौन प्रस्ताव लेके आए, तो उनकी बात इसमें देखने को मिलेगी। प्रश्न संख्या 16। दोस्तों, अब आप लोगों को बताना है कि सब पर राम तपस्वी राजा, ये किताब किसकी है? आपके ऑप्शंस हैं ए प्रीति नारायण की, बी हर्षित खुराना की, सी आशुतोष अग्निहोत्री की या ऑप्शन डी हर्षल मिलान की। बिल्कुल सही दोस्तों, ये किताब है आशुतोष अग्निहोत्री की। प्रश्न संख्या 17। दोस्तों, आप लोगों को बताना है वर्ष 2026 में ताइक्वांडो खेल का नाम है दोस्तों। इस खेल का संबंध मुख्य रूप से चीन से है। आपको बताना है भारत के खिलाड़ी हैं रूपा बायर। ये विश्व भर में 5वें क्रम पे आई हैं इस खेल के अंदर, जो हमारे देश के लिए बहुत बड़ी बात है। तो आपको बताना है कि रूपा बायर का संबंध किस राज्य से है, और आपके ऑप्शंस रहेंगे ए लद्दाख से है, बी चंडीगढ़ से है, सी जम्मू कश्मीर से है या ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश से है। बिल्कुल सही दोस्तों, इसका संबंध है अरुणाचल प्रदेश से। दोस्तों, रूपा बायर अरुणाचल प्रदेश से हैं। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, और यहाँ पर ज्यादातर लोग हिंदी भाषा बोलते हैं। प्रश्न संख्या 18। दोस्तों, आप लोगों को बताना है हाल ही में भारत के लोक सेवकों यानी सिविल सर्वेंट्स के लिए साधना सप्ताह मनाया गया, कब से कब तक? आपके ऑप्शंस हैं ए 1 से 7 अप्रैल, बी 2 से 8 अप्रैल, सी 3 से 9 अप्रैल या ऑप्शन डी 4 से 10 अप्रैल। बिल्कुल सही दोस्तों, 2 से 8 अप्रैल के मध्य साधना सप्ताह मनाया गया है भारतीय लोक सेवकों के लिए। दोस्तों, इस सप्ताह इन हमारे जो सिविल सर्वेंट्स हैं इनको सिखाया जाएगा कि नागरिकों के जो हित हैं उनका ध्यान कैसे रखना है और उनके लिए आपको मसीहा के रूप में कार्य कैसे करना है। प्रश्न संख्या 19। दोस्तों, आप लोगों को बताना है हाल ही में वर्ष 2026 में चेतक स्क्रीन अवार्ड 2026 से किस बेस्ट फिल्म को सम्मानित किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं ए गर्ल्स विल बी गर्ल्स, ऑप्शन बी है श्रीकांत भोला, ऑप्शन सी होम बाउंड या ऑप्शन डी मदर इंडिया। बिल्कुल सही दोस्तों, एक बार फिर से ये पुरस्कार जाता है होम बाउंड मूवी को। दोस्तों, यदि आपने होम बाउंड मूवी नहीं देखी है तो आप YouTube पर सर्च कर सकते हैं होम बाउंड मूवी हिंदी स्टोरी, और आप स्टोरी सुन करके इस फिल्म का लुत्फ उठा सकते हैं। ये बहुत अच्छी मूवी है जो कोरोना के ऊपर बनी थी। प्रश्न संख्या 20। दोस्तों, आप लोगों को बताना है हाल ही में किस राज्य ने निर्णयों को लेने में, ड्राफ्ट बनाने में या अन्य प्रकार की कोई भी सहायता हाई कोर्ट के फैसलों में लेने से संबंधित
AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर रोक लगा दी है? आपके ऑप्शंस हैं ए हरियाणा पंजाब उच्च न्यायालय, बी ऑप्शन है गुजरात उच्च न्यायालय, सी ऑप्शन है कलकत्ता उच्च न्यायालय या ऑप्शन डी दिल्ली उच्च न्यायालय। बिल्कुल सही दोस्तों, गुजरात उच्च न्यायालय ने कहा है कि हमारे यहाँ पर कोई भी ड्राफ्ट बनाने में या फिर निर्णय लेने में AI की हेल्प नहीं लेगा, क्योंकि AI की जो है अकाउंटेबिलिटी नहीं होती। AI यदि कोई गलत निर्णय लेगा तो कोई भी जिम्मेवार नहीं होगा, और AI जब अपना कोई निर्णय लेता है तो उसमें भावना नहीं होती। तो जिस निर्णय के पीछे भावना या समाज का ध्यान नहीं रखा जाता तो उस निर्णय को हम पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं कर सकते। तो इन चीजों का ध्यान रखा गया है। प्रश्न संख्या 21। दोस्तों, आप लोगों को बताना है कि हाल ही में अंडर-20 सैफ यानी साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन कप हुआ है, तो इसको किस देश ने जीता है? ये पेनल्टी शूटआउट में जीता गया है 3-4 से। तो आपके ऑप्शन रहेंगे ए इंडिया, बी बांग्लादेश, सी नेपाल या ऑप्शन डी पाकिस्तान। बिल्कुल सही दोस्तों, वर्ष 2026 में सैफ अंडर-20 कप जीता है बांग्लादेश ने। दोस्तों, जब मैच चला 90 मिनट तो कोई भी गोल्स दोनों ही टीम की तरफ से नहीं हुआ था, लेकिन पेनल्टी शूटआउट में बांग्लादेश ने 4 और भारत 3 गोल कर पाया, जिसकी वजह से बांग्लादेश ने इसको जीता। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन की स्थापना कब होती है। बांग्लादेश में दोस्तों टका करेंसी है, राजधानी है इसकी ढाका, और खालिदा जिया यहाँ की प्रधानमंत्री थी, जिनका कुछ समय पहले निधन हो गया है। प्रश्न संख्या 22। दोस्तों, आप लोगों को बताना है कि 7 अप्रैल को हम स्वास्थ्य दिवस के रूप में यानी इंटरनेशनल हेल्थ डे के रूप में मनाते हैं। इसी दिन एक महत्वपूर्ण समिट हुआ है जिसे हम वन हेल्थ समिट के नाम से जानते हैं। इसकी अध्यक्षता या फिर इसका आयोजन किस देश में हुआ है? और आपके ऑप्शंस रहेंगे ए जर्मनी में, बी फ्रांस में, सी इटली में या ऑप्शन डी हंगरी में। बिल्कुल सही दोस्तों, वन हेल्थ समिट इस बार फ्रांस में हुआ है। फ्रांस की राजधानी है पेरिस। दोस्तों, इसमें स्वास्थ्य पर ध्यान दिया गया है कि स्वास्थ्य मनुष्यों के लिए जरूरी है, उसी प्रकार हमारे पशु, हमारी कृषि के लिए भी जरूरी है। प्रश्न संख्या 23। दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर पिछले प्रश्न में आ चुका है, लेकिन फिर भी ये प्रश्न मैं आप लोगों के लिए पढ़ देता हूं। प्रश्न है कि स्वास्थ्य दिवस इंटरनेशनल हेल्थ डे कब मनाया जाता है? और आपके ऑप्शंस रहेंगे 5 अप्रैल, 6 अप्रैल, 7 अप्रैल या 8 अप्रैल। बिल्कुल सही दोस्तों, 7 अप्रैल, क्योंकि इस प्रश्न का उत्तर ऑलरेडी दिया जा चुका है। यदि आप थोड़ा डीपली जाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताएं कि इस दिवस को पहली बार कब मनाया गया था और इस वर्ष इस दिवस की थीम क्या है। प्रश्न संख्या 24। दोस्तों, आपको बताना है कि G7 की वर्ष 2026 के लिए बैठक किस देश में प्रस्तावित है? और आपके ऑप्शंस रहेंगे ए जर्मनी में, बी जापान में, सी कनाडा में या ऑप्शन डी फ्रांस में। बिल्कुल सही दोस्तों, फ्रांस में यह बैठक प्रस्तावित है। G7 की स्थापना 1975 में हुई थी और इसमें 7 देश शामिल हैं। दोस्तों, कुछ देशों के नाम मैं बताऊंगा और जो देश बचेंगे उनका नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। जर्मनी, जापान, कनाडा, अमेरिका और फ्रांस, ये 5 देशों के नाम मैंने बताए। बताइए 2 और कौन से देश इस समूह में शामिल हैं। प्रश्न संख्या 25। दोस्तों, आप लोगों को बताना है कि हाल ही में कौन यान जनजाति है जिसने वसंत उत्सव जैसा ही एक उत्सव होता है, ओलयांग उत्सव इस नाम है, इस उत्सव का नाम है ओलयांग। आपको बताना है कि ये ओलयांग उत्सव कोनयान जनजाति ने किस राज्य में सेलिब्रेट किया। 6 दिन तक ये उत्सव चला है। आपके ऑप्शंस रहेंगे ए असम, बी नागालैंड, सी अरुणाचल प्रदेश या ऑप्शन डी मेघालय। बिल्कुल सही दोस्तों, नागालैंड। दोस्तों, नागालैंड की स्थापना 1 दिसंबर 1963 को होती है और 1 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच में प्रतिवर्ष यहाँ पर हॉर्नबिल उत्सव भी मनाया जाता है।
आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि नागालैंड का राजकीय पक्षी कौन सा है। प्रश्न संख्या 26। दोस्तों, आप लोगों को बताना है हाल ही की रिपोर्ट के अनुसार भारत का पवन ऊर्जा में कौन सा राज्य अग्रणीय स्थान पर है। आपके ऑप्शंस हैं ए गुजरात, बी राजस्थान, सी तमिलनाडु या ऑप्शन डी कर्नाटक। बिल्कुल सही दोस्तों, गुजरात भारत का पवन ऊर्जा के मामले में अग्रणीय स्थान पर है। राजधानी है गांधीनगर। प्रश्न संख्या 27। दोस्तों, अब आप लोगों को बताना है कि भारत का सौर ऊर्जा यानी जो सोलर एनर्जी है, इसके मामले में अग्रणीय स्थान पर कौन सा राज्य है। और आपके ऑप्शंस रहेंगे ए कर्नाटक, बी गुजरात, सी राजस्थान या ऑप्शन डी तमिलनाडु। बिल्कुल सही दोस्तों, सौर ऊर्जा के मामले में राजस्थान नंबर 1 पर है, जबकि पवन ऊर्जा के मामले में गुजरात नंबर 1 पर है। प्रश्न संख्या 28। दोस्तों, ये प्रश्न किताब है, एक आत्मकथा, इसका नाम है ए रोड वेल ट्रेवल्ड। किसने लिखी है। आपके ऑप्शंस हैं ए आर के राघवन, बी ऑप्शन है मुनीश खन्ना, सी ऑप्शन है जितेंद्र कुमार और ऑप्शन डी है हरिकेटसम। बिल्कुल सही दोस्तों, आर के राघवन जी की ये किताब है। प्रश्न संख्या 29। दोस्तों, आप लोगों को बताना है कि भारत की पहली वैदिक घड़ी किस राज्य में स्थापित की गई थी। ये 1 मार्च 2024 को स्थापित की गई थी। आपके ऑप्शंस रहेंगे ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी कर्नाटक या ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। बिल्कुल सही दोस्तों, भारत की पहली वैदिक घड़ी 1 मार्च 2024 को मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थापित की गई थी। और हाल ही में एक और वैदिक घड़ी विक्रमादित्य वैदिक घड़ी हमने स्थापित की है, जो वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थापित की गई है। दोस्तों, वैदिक घड़ी में जो पहर होते हैं वो 48 मिनट का, आप मानिए कि 1 घंटा होता है और 48 मिनट के 48 मुहूर्त होते हैं। पहला मुहूर्त, दूसरा मुहूर्त। और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये एक प्रकार से वैदिक समय अवधि होती है, जो वर्तमान समय अवधि से बहुत हद तक अलग होती है। ये चंद्रमा और सूर्य पर भी डिपेंड करती है, इसलिए वैदिक घड़ी के अनुसार देखें तो उस स्थान विशेष का समय अलग होता है, जबकि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन है उसके अकॉर्डिंग देखें तो इसका टाइम अलग होगा। दोस्तों, एक किताब जो पीछे मैंने अब बताई थी ए रोड वेल ट्रेवल्ड, इसमें आर के राघवन जी हमारे CBI के पूर्व अधिकारी रह चुके हैं। इन्होंने इस किताब में 1991 यानी कि जब हमारे राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री हैं, उनकी हत्या हुई थी, उस समय से लेकर आगे तक के टाइम का वर्णन किया है। ये जानकारी उस प्रश्न में छूट गई थी, तो आप अलग से इस जानकारी को यहाँ पर प्राप्त कर लीजिए। प्रश्न संख्या 30, आज का अंतिम प्रश्न। दोस्तों, आप लोगों को बताना है कि IPL इतिहास में फास्टर बॉलर जिन्होंने 200 विकेट लेकर इतिहास रचा है, नाम बताना है। आपके ऑप्शंस रहेंगे ए जसप्रीत बुमराह, बी भुवनेश्वर कुमार, सी कुलदीप यादव या ऑप्शन डी युजवेंद्र चहल। बिल्कुल सही दोस्तों, तो भुवनेश्वर कुमार हैं, इन्होंने 200 विकेट लिए हैं और ये पहले फास्टर बॉलर हैं जिन्होंने ऐसा कारनामा किया है। इन्होंने अपना अंतिम विकेट आयुष मात्रे, माफ कीजिएगा, 200वें क्रम का जो विकेट है वो आयुष मात्रे जी का लिया था। दोस्तों, वैसे 200 से अधिक विकेट लेने वाले युजवेंद्र चहल भी हैं, लेकिन वो स्पिनर हैं। उन्होंने अभी तक 233 विकेट IPL में ले लिए हैं। ये आज का हमारा अंतिम प्रश्न था। हमें उम्मीद है कि GK कैप्सूल कार्यक्रम आप सभी श्रोताओं को जरूर पसंद आता होगा। यदि किसी भी प्रश्न को लेकर आपका कोई सुझाव है या कोई प्रश्न को लेकर आपकी आपत्ति है तो आप दर्ज करवा सकते हैं। दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले सप्ताह, तब तक के लिए नमस्कार और छोड़ जाता हूं आपको शिक्षा से संबंधित कुछ बेहतरीन गीतों के साथ। ये नन्हे फूल ही एक दिन नया भारत बनाएंगे, इरादा कर लिया है
इन्हें ऐसा पढ़ाएंगे। पढ़ेंगे हम कि हमको कोई भी बहका न पाए, पढ़ेंगे हम कि हमको कोई भी लड़वा न पाए, पढ़ेंगे हम कि धर्मों के सही पैगाम क्या है, पढ़ेंगे हम खुदा क्या है, हमारे राम क्या है। ये नन्हे दीप ही इंसानियत की लौ जलाएंगे। हो इरादा कर लिया है हम इन्हें ऐसा पढ़ाएंगे। पढ़ेंगे हम तो जानेंगे गलत क्या हो रहा है, हमारे बीच आखिर कौन नफरत बो रहा है। कलम की अब लड़ाई हिंसा और हथियार से है, हमें रहना यहाँ अब अमन से है, प्यार से है। ज़माने को हमें अब प्यार से जीना सिखाएंगे। हो इरादा कर लिया है हम इन्हें ऐसा पढ़ाएंगे। जो इंसान में ना इंसान देख पाए वो पढ़ा ही क्या, जो इज्जत औरतों को दे न पाए वो पढ़ा ही क्या, पढ़ा ही क्या। अगर डर और वहशत रह गई मन में, हम अपने आचरण से ही सवेरा लेके आएंगे। सवेरा क्या है सूरज भी ये अपना खुद उगाएंगे। हो इरादा कर लिया है हम इन्हें ऐसा पढ़ाएंगे। पढ़ेंगे वो जो सिखलाए खुदी पर मान करना, सिखाए देश के आदर्श पर अभिमान करना, हमें विज्ञान से जग को नया विज्ञान देंगे, जहाँ वाले तरक्की में हमारा नाम लेंगे, हमारा नाम लेंगे। ये अपने कल को अपने आज से बेहतर बनाएंगे। हो इरादा कर लिया है हम इन्हें ऐसा पढ़ाएंगे। इरादा कर लिया है हम इन्हें ऐसा पढ़ाएंगे। इरादा कर लिया है हम इन्हें ऐसा पढ़ाएंगे, ऐसा पढ़ाएंगे। Danadom, 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 danadom. Danadom, 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 danadom. हमें लिखना है, पढ़ना है, आगे ही बढ़ना है, खाते हैं हम ये कसम। Danadom, 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 danadom.
रास्ता है शिक्षा का रास्ता है, उसी पे चलेंगे हम। सत्य क्या है ये सुनो, अपने मन में जान लो। ज्ञान की जो रोशनी है उसमें ही तो जिंदगी है। पाओ शिक्षा पाओ भोजन, स्वस्थ मन हो स्वस्थ जीवन। वो जो शिक्षा पा गया है वो ही आगे आ गया है। पाओ शिक्षा पाओ भोजन, स्वस्थ मन हो स्वस्थ जीवन। तुमको सदा आगे ही आगे है जाना, ये शपथ लो। काम कोई अच्छा है करके दिखाना, ये शपथ लो। विद्या जो पाएंगे हम, कुछ न दिखाएंगे हम। पढ़ लिख के जो काज करेंगे, सबके मन में राज करेंगे, राज करेंगे, राज करेंगे। समझो जरा है उसमें ही तो जिंदगी है। पाओ शिक्षा पाओ भोजन, स्वस्थ मन हो स्वस्थ जीवन। गाना दो गाना दो गाना दो गाना, लिखना है पढ़ना है आगे ही बढ़ना है। खाते हैं होंगे न सोना, जो ज्ञान का रास्ता है शिक्षा का रास्ता है, उसी पे चले। गाना दो गाना दो गाना, लिखना है पढ़ना है आगे ही बढ़ना है। खाते हैं होंगे न सोना, जो ज्ञान का रास्ता है शिक्षा का रास्ता है, उसी पे चलेंगे हम। क्या आप डिसेबिलिटी के बारे में सटीक और विश्वसनीय जानकारी जानना चाहते हैं? तो विजिट करें disability.390.org। ये वेबसाइट एक ऐसा मंच है जहां आपके सवालों को मिलेंगे विशेषज्ञों से उत्तर। आपको मिलेंगे सेल्फ एडवोकेसी की प्रेरणादायक कहानियों के वीडियोस। इतना ही नहीं, एंगेजिंग गेम्स, वैल्यूएबल रिसोर्सेज, इंक्लूसिव म्यूजिक वीडियो और ढेर सारी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन। दिव्यांगता से जुड़े अपने सवालों के जवाब खोजिए, अपनी क्यूरियोसिटी को एक्सप्लोर कीजिए वेबसाइट पर डाइविंग डीप सेगमेंट के साथ। तो देर किस बात की, आज ही विजिट करें disability.trinayani.org और disability.390 के साथ मिलकर बनाए समावेशी समाज। क्या चश्मे सिर्फ एक ही काम के लिए होते हैं? जरा रुकिए, क्योंकि स्मार्ट ऑन डिवाइस के साथ चश्मे इससे कई ज्यादा काम कर सकते हैं। एक बार सोचिए, एक चश्मा जो चीजों को पहचान सकता है,
करेंसी को सेकंड्स में आइडेंटिफाई कर सकता है, 13 भाषाओं में किताबें पढ़ सकता है और पढ़ाई की बात करें तो स्मार्ट ऑन आपके सवालों का हल भी दे सकता है। The correct answer is IC4 character. साथ ही इसका स्मार्ट आई देगा आपको डायग्राम्स, चार्ट्स और ग्राफ्स की पूरी जानकारी। Mode change to smart eye. 5, 4, 3, 2. लेकिन रुकिए, और भी बहुत कुछ है। स्मार्ट ऑन के साथ आपको मिलते हैं नॉन कैमरा फीचर्स भी, जिससे ये बन जाता है आपका सबसे बड़ा दोस्त। व्हाट्सएप इमेजेस का डिस्क्रिप्शन ले। The image is a photograph of a printed exam or quiz paper. AI ट्यूटर से पढ़ाई में टॉप करें। The questions cover various topics such as crystal land structure. डॉक AI के साथ अपनी पढ़ाई और काम के डॉक्यूमेंट्स संभालें। स्मार्ट ऑन ग्लासेस आपके फोन के बैक और सेल्फी कैमरा से भी आसानी से जुड़ सकते हैं। महज 15 ग्राम का ये हल्का डिवाइस स्मार्ट ऑन ऐप के जरिए आपके फोन से जुड़ जाता है और आपको देता है जबरदस्त फीचर्स। लेकिन इससे बेहतरीन बात ये है कि इसे चार्ज करने की कोई जरूरत नहीं। ये आपके फोन से सीधे पावर लेता है, इसीलिए रहता है हमेशा तैयार आपके साथ। एक अच्छी खबर ये है कि ये सब्सिडाइज्ड रेट पर भी उपलब्ध है। आज ही हमारी सपोर्ट टीम से संपर्क करें और स्मार्ट ऑन को अपना बनाएं। नंबर है 917016606884। स्मार्ट ऑन ग्लासेस डिवाइस, आपके जैसी सोचने वाली तकनीक। पेश है स्मार्ट ऑन ग्लासेस, एक ऐसी डिवाइस जो तकनीकी और सादगी को साथ लाता है। यह हल्का डिवाइस स्मार्ट ऑन ऐप के जरिए आपके फोन से जुड़ता है और देता है आपको 7 जबरदस्त फीचर्स। कैमरा फीचर्स, वस्तुओं और नोटों की पहचान, 13 भाषाओं में पढ़ाई और पढ़ाई के सवालों का हल। नॉन कैमरा फीचर्स, व्हाट्सएप इमेज का सारांश, डॉक्यूमेंट AI से स्मार्ट वर्क और स्मार्ट आई जो डायग्राम, चार्ट्स और ग्राफ की पूरी जानकारी देता है। और सबसे बेहतरीन बात, इसे चार्ज करने की कोई जरूरत नहीं। ये आपके फोन से सीधे पावर लेता है और तैयार रहता है हमेशा आपके साथ। तो इंतजार क्यों, अभी जुड़े और अपने जीवन को नया आयाम दे। कॉल करें हमारे सपोर्ट नंबर पर 7016606884। स्मार्ट ऑन ग्लासेस, आपकी नई दृष्टि, नई सोच। क्या आप एक्सेसिबिलिटी के क्षेत्र में अपना करियर शुरू करना चाहते हैं या फिर अपनी स्किल्स को नए मुकाम तक ले जाना चाहते हैं? तो जरा ध्यान से सुनिए, बैरियर ब्रेक लेकर आया है एस लर्निंग, आपका अपना लर्निंग प्लेटफॉर्म, एक्सेसिबिलिटी की दुनिया का एक्सपर्ट। चाहे आप हो बिगिनर या प्रोफेशनल, यहाँ आपको मिलेंगे ऑन डिमांड इंटरैक्टिव कोर्सेज, वो भी अपनी ही रफ्तार से सीखने के लिए, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स की गाइडेंस और रियल वर्ल्ड इनसाइट्स के साथ। जल्द ही लॉग इन करें ace.barrierbreak.com पर। सब्सक्राइब फॉर फ्री एंड स्टार्ट विद फ्री एस बाइट्स। एस लर्निंग बाय बैरियर ब्रेक। अब एक्सेसिबिलिटी सीखिए अपने ही अंदाज में।